हे फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 देखने जा रहा है। व्हाट डज द सेक्शन 141 सेज? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन ये नहीं कहता है बस आप एलिजिबल हो, क्वालिफाइड हो या डिस्क्वालिफाइड हो, ये सारी चीजें। मतलब सिंपल सी बात है, कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, ये सारी चीजें इस सेक्शन में दी हुई है। नाउ बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सब सेक्शन 1 क्या कहता है मेरे दोस्त? पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई साहब, अगर आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट होना चाहते हो तो यू मस्ट बी सीए। हाउ कैन यू बी एन ऑडिटर विदाउट बीइंग अ सीए? ये फाइनेंशियल करना पड़ता है तो सीए तो होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट अ फर्म वेयर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अफोरसेड एज मे बी अपॉइंटेड बाय फर्म एम टू बी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। तो सुनो, ध्यान से सुनो, कोई भी फर्म जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर जो कि इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्वालिफाइड है फॉर अपॉइंटमेंट एज अफोरसेड। मतलब अफोरसेड का मतलब ये ऐसे, ये जो ऊपर लिखा है वो अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म नेम टू बी ऑडिटर ऑफ कंपनी। तो अगर एक फर्म है उसमें मान लो 10 मेंबर्स है तो उसमें से मिनिमम 6 अगर सीए है तो क्या बोलेंगे हम उसको? सीए की फर्म जिसका जो कि एलिजिबल फॉर ऑडिट है, मतलब फर्म के नाम से ऑडिट। मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में 139 में, फर्म भी ऑडिट कर सकती है, इंडिविजुअल सीए भी कर सकता है। फर्म के नाम पे ऑडिट होगा, मतलब फर्म ऑडिट करेगी, ऐसा फर्म के बिहाफ पे फर्म का एक पार्टनर करके देगा, तो ऐसे ही केस में वो कौन होगा? सीए होगा। एंड कौन सी फर्म ऑडिट कर सकती है? जिसमें मेजॉरिटी सीए हो। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, ये तो आपको पता होगा कि एक फर्म में एलएलपी आती है। अगर ऑडिटर बनना है तो एलएलपी भी चलता है। फर्म जो होती है दैट कैन बी एलएलपी। अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ऑफ कोर्स सी बात है, मैंने बोला मेजॉरिटी सीए होने चाहिए। यहाँ पे मान लो कुछ पार्टनर्स बीकॉम ग्रेजुएट्स है, बीकॉम करे हुए कुछ 4 पार्टनर्स, इसमें से मान लो 4 पार्टनर्स बीकॉम ग्रेजुएट है, क्या उनको फर्म के बिहाफ पे ऑडिट करने दे जस्ट बिकॉज सीए की फर्म है, मेजॉरिटी पार्टनर सीए? नहीं, कोई भी बंदा जो कि सीए हो वही कर सकता है। एंड पार्टनर्स हु आर सीए, मेरे दोस्त, अगर सीए उस फर्म में कोई एम्प्लॉय है, एज एन एम्प्लॉय, पार्टनर नहीं हूं मैं फर्म का, आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ फर्म बट आई एम अ सीए, तो क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ फर्म के बिहाफ पे? बिल्कुल नहीं यार, पार्टनर होने चाहिए जो कि सीए है। शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑफ बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब एक्ट एंड साइन का क्या मतलब? ऑडिट रिपोर्ट वगैरह बनानी पड़ती है ऑडिट करने के लिए, सारी चीजें, तो दैट यू कैन डू एज अ सीए ओनली एंड पार्टनर। अब एक्चुअल जो सेक्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी। कौन भैया पार्टनर ऑडिटर नहीं बन सकता है? सबसे पहला पॉइंट क्लॉज है, सबसेक्शन 3 का सबसे पहला क्लॉज ए क्या बोलता है? बॉडी कॉर्पोरेट, मेरे दोस्त, यू कैन नॉट बी ऑडिटर, एन ऑडिटर। क्यों? देखो, बॉडी कॉर्पोरेट यानी यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट 2 तरह की रखेंगे हम। एक होती है कंपनी और दूसरी होती है एलएलपी। हमने बोला एलएलपी चलता है क्यों? अदर देन एलएलपी लिखा है नीचे, कंपनी नहीं। देखो, एक कंपनी है हमारी, हमने कंपनी फॉर्म की है एंड कंपनी में 100 मेंबर्स है और सबके सब सीए है, तो क्या ये कंपनी ऑडिट कर सकती है कि दूसरी कंपनीज का? नो। बोला गया है एलएलपी हो सकती है या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है इफ इट इज अ फर्म, और इंडिविजुअल बंदा तो कर ही सकता है। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। दूसरा, कोई भी बंदा जो कंपनी का ऑफिसर है या एम्प्लॉई है, ऑफिसर में डायरेक्टर के एमपी भी आ ही जाता है,
अगर कोई बंदा कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉई है तो ऑफिसर तो डायरेक्टर केएमपी वगैरह आ जाता है, वो नहीं कर सकते, कंपनी का एम्प्लॉय भी नहीं कर सकता। जिस कंपनी का ऑडिट है उसी कंपनी के एम्प्लॉय ऑफिसर कैसे करेंगे मेरे दोस्त? इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ना ऑडिटर की। अगला, a person who is a partner or who is an employment of officer or employee of company। मतलब कुछ नहीं, ये जो हमने बोला ना, ये वाले ऑफिसर एम्प्लॉय कंपनी के, इनका कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय, मतलब एक एग्जांपल सुन, एबीसी लिमिटेड जिस कंपनी को ऑडिट करना है, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, ये है बंदा एम, कंपनी का एम्प्लॉय है, और ये बंदा ना एक प्रोप्राइटरशिप भी चलाता है, छोटा मोटा अपना खुद का बिजनेस भी है, प्रोप्राइटरशिप चलाता है। उस बंदे ने क्या किया था, एक बंदे को, जैसे बी को एज एम्प्लॉय रखा था, और बी ना सीए है, क्या है, सीए है। तो एबीसी लिमिटेड का एम्प्लॉय एम, ये तो बन ही नहीं सकता, एम का भी एक एम्प्लॉय है बी, वो भी नहीं बन सकता, ऐसा इनका कहना है। ओके, ऑफिसर का भी होगा तो ऐसी बात है, कोई डायरेक्टर है, खुद का अलग से बिजनेस है, नहीं कर सकते भाई। समझ में नहीं आता क्या एक बार बोला तो? नाउ अब यहाँ पे थोड़ी और चीजें ऐड होने वाली है। पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, मतलब इंडिविजुअल हिमसेल्फ, वो खुद बंदा, उसका रिलेटिव, उसका पार्टनर, ये तीन लोग नहीं बन सकते इन दीज केसेस। ओके, अब ये केसेस क्या है सुनना। होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। अगर इन तीनों में से कोई भी, मतलब मैं खुद होल्ड करता हूँ, मेरा रिलेटिव होल्ड करता है, या फिर मेरा पार्टनर, मैं कोई तो भी बिजनेस करता हूँ उसमें मेरा कोई पार्टनर है, वो भी अगर है, तो नहीं बन सकते आप ऑडिटर। अगर आप कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, एसोसिएट, या फिर होल्डिंग की सब्सिडरी में सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करते हो। सुनो, ओके, अब ये सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग समझता होगा आपको, अगर नहीं समझता तो जल्दी से समझ लो। ये है एम लिमिटेड, इसकी दो सब्सिडरीज है, ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड। अब इसका ऑडिट करना था, और ये कौन हुई है, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, सिस्टर कंसर्न बोलते हैं इनको, क्या, सिस्टर कंसर्न, समझिए, बहनें हैं वो दोनों। तो सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग वाला पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज एंड सच सम एज में बी प्रिस्क्राइब। अब आपके भले के लिए मैंने रूल्स में देख लिखा है, लेकिन देखने की भी जरूरत नहीं, ये यहाँ पे एज में भी प्रिस्क्राइब, एज में भी प्रिस्क्राइब, एज में भी प्रिस्क्राइब, ये सारी जो चीज़ है वो हमने नोट्स में इनकॉर्पोरेट की है, उसी के साथ में रूल्स भी यही देके रखे हैं ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े। अरे ये देखो प्यारे से नोट्स भी। तो यहाँ पे एक बार अमाउंट देख लो, 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख, यहाँ पे बस लिख लेते हैं 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख। तो नीचे भी है एज में, वो अलग सी चीज़ है, मैं बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पे 3 जगह पे ध्यान दो। सुनो, हमने बोला कि पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर होल्ड नहीं कर सकते, तो सुनो एक केस बताता हूँ आपको। रिलेटिव 1 लाख तक होल्ड कर सकता है। हाँ देखो, होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कैश, यानी कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग प्लस सिस्टर कंसर्न, मैंने एसएस लिख दिया, सिस्टर कंसर्न समझ लो। ओके, अगर आप क्या हो, 3 लोगों के नाम है, इंडिविजुअल या उसका पार्टनर या फिर उसका रिलेटिव, इंडिविजुअल, उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव, 3 लोग हुए। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एट ऑल, यहां तक क्लियर है। बट रिलेटिव may hold up to rupees 1 lakh in
फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू आई होप आपको समझता होगा। जो आप मार्केट में वैल्यू चल रही है वो देखते हो, वो वाली नहीं है। अब मान लो कि एक कोई शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, बट अगर आप मार्केट में देख रहे हो शेयर्स कितने पे ट्रेड हो रहा है, शायद वो 2000 पे ट्रेड हो रहा है। इट डजेंट मैटर, ये वाली प्राइस नहीं, ये वाली जो शेयर की फेस वैल्यू है दैट मैटर्स। तो बस एक क्लैरिफिकेशन करके ये ऐसे लिखा मैंने, यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट। आगे मेरे दोस्त बहुत प्यार से ध्यान देना, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाला पॉइंट समझाए। इंडेटेड टू कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी, उसकी होल्डिंग ऑफ सब्सिडरी, यानी समझ पा रहे होगे, समझ रहे कि नहीं? तो बिल्कुल समझ रहे हैं, वी आर डैम वेल अंडरस्टैंडिंग। जो ऊपर पढ़े ना हमने 4 नाम, कंपनी, सब्सिडरी वगैरह ब्ला 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 ब्ला, सेम चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। तो सुनो, गारंटी या सिक्योरिटी, सॉरी ये तो आपको पता ही नहीं, भूल गया, सॉरी। इंडेटेड, भाई साहब आपने कितना भी लोन लिया हो, इससे ज्यादा गए तो नॉट अलाउड। मतलब आप इंडेटेड हो अगर अप टू 5 लाख हो, आप खुद, आपका पार्टनर, आपका रिलेटिव कोई भी इंडेटेड हो 5 लाख तक, यू कैन स्टिल बी पार्टनर, यू कैन स्टिल बी ऑडिटर। 5 लाख तक ठीक है। अगर 5 लाख से ज्यादा हुआ वो अमाउंट, तो हमको लगता है कि आपकी इंडिपेंडेंस उस अमाउंट से हैम्पर हो सकती है। आप पे प्राइस टैग लगा दिया है, 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको भरोसा नहीं है तो निकलो। नो नो नो, आप ये सिक्योरिटी वाला पॉइंट कैसा कि समझ सकते हो कि मेरे शेयर्स बढ़ेंगे कम होंगे, वो पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हो, बट तो 5 लाख की चीज़ छोड़ दो। ओके, अगला पॉइंट, गारंटी सिक्योरिटी देखिए रखी आपने किसी की इंडेटनेस ऑफ थर्ड पर्सन, वही सेम कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सिस्टर कंसर्न, 1 लाख से ज़्यादा है तो। अब ये थर्ड पार्टी कौन है? देखो ये कंपनी है जिसका आप ऑडिट करना चाहते हो, ये है मिस्टर ए। क्या हुआ, मिस्टर ए को कंपनी ने क्या किया था, लोन दिया ₹10 लाख का, और मिस्टर ए कंपनी को रीपे करेगा, इसलिए मिस्टर पी ने क्या किया था, गारंटी या फिर सिक्योरिटी। अगर आपको गारंटी सिक्योरिटी नहीं समझ रहा तो क्या ही बोलूं, मैंने आपने पिछले लेक्चर्स देखे नहीं की। गारंटी यानी मेरी गारंटी वो बंदा देगा, नहीं दिया तो मैं पैसे दूंगा। सिक्योरिटी यानी मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं आपके यहाँ पर गिरवी रखता हूँ, वो बंदे ने अगर पैसे नहीं दिए तो मेरी प्रॉपर्टी उठा लो, दैट इज गारंटी और सिक्योरिटी दी है। तो देखो आप इंडेटेड नहीं हो, क्या क्या मिस्टर पी इंडेटेड है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो 10 लाख रुपए है वो तो लटक रहे ना, अगर मिस्टर ए ने नहीं दिए तो भी पी पे आ जाएगा, तो ये पी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। बट अगर 10 लाख का अमाउंट है तो व्हाट इफ द अमाउंट इज अप टू 1 लाख, अगर 1 लाख तक है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, चलता है, छोटा मोटा अमाउंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ई क्लॉज ई। ये तो सब क्लॉजेस हुए थे, हमने जो 3 पढ़े थे सब क्लॉजेस हुए। कौन से? इंडिविजुअल, रिलेटिव, पार्टनर, वो खत्म हो चुका है। अगला, बहुत प्यार से समझो, पर्सन और अ फर्म हु, मतलब कौन सी फर्म? ऑडिट फर्म, वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी ऑफ सच नेचर एज मे बी प्रिस्क्राइब। सर एक मिनट, यहाँ पे लिखा है एसोसिएट कंपनी और इसके आगे फिर से एसोसिएट कंपनी लिखा है, तो इनका कहना है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, ये पूरा सेंटेंस है मेरे दोस्त, और ये एसोसिएट कंपनी अलग है। तो दिस मीन्स जो आपकी होल्डिंग कंपनी है उसकी एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों आ जाती है, एसोसिएट कंसर्न और सिस्टर कंसर्न दोनों ही आ जाती है यहाँ पे। डू यू गेट इट? नहीं भी समझते हो तो समझाने का काम तो मेरा ही है। सुनो, ABC लिमिटेड ये कंपनी है, ये है M लिमिटेड, ये कौन है? सब्सिडरी ऑफ दिस। और सब्सिडरी और एसोसिएट का डिफरेंशिएशन तो आपको समझता होगा। सब्सिडरी यानी
वो 50% से ज़्यादा का कंट्रोल या फिर मेजॉरिटी बोर्ड को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर, और एसोसिएट यानी अप टू 50% बट मोर देन 20% अगर कंट्रोल रखते हो तो दैट इज एसोसिएट। ये पी लिमिटेड, ये है सब्सिडरी, और मेरे दोस्त ये है के लिमिटेड, एम लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी। ओके, अगर इसका ऑडिट हो रहा है तो इसके रिलेशन में किस किस से देखने वाले हम, बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिजनेस रिलेशनशिप, ये वाला पॉइंट, जस्ट लेट मी क्लियर इट, ये वाला पॉइंट बिजनेस रिलेशनशिप, ये जो बिजनेस रिलेशनशिप वाला पॉइंट है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो सुनो, होल्डिंग के साथ नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग के साथ नहीं। अगर इसकी कोई सब्सिडरी है, इसकी कोई सब्सिडरी है, इसके साथ ना हो, उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी के साथ ना हो, इसकी होल्डिंग की एसोसिएट के साथ ना हो, इसकी एसोसिएट के साथ भी ना हो, समझे। इतनी जगह पे आपके रिलेशन रोक के रखे, कहीं से भी कंपनी से जुड़ के ऑडिटर बन के मत आओ, इंडिपेंडेंट ऑडिटर बनो। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब बढ़ते आगे। अब बोलोगे सर बिजनेस रिलेशनशिप कहाँ दिया गया है, एज में भी प्रिस्क्राइब, ये रूल्स में है, एंड वी विल सी इट लेटर, दिस इज नॉट मच ऑफ अ बिग डील। अगला पॉइंट, क्लॉज एफ, पर्सन जिसका रिलेटिव कंपनी का डायरेक्टर है या फिर एम्प्लॉई है। ओके, समझ रहे हो कि रिलेटिव अगर डायरेक्टर है, पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एज डायरेक्टर और केएमपी। अगर आपका रिलेटिव कंपनी में काम करता है डायरेक्टर या केएमपी बोल के तो नहीं चलेगा, बट अगर आपका रिलेटिव कंपनी का बच्चा सा एम्प्लॉई है, प्यून जैसा, तो क्या प्रॉब्लम है भाई साहब। लेकिन सुनो, डायरेक्टर या केएमपी नहीं होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, मतलब कहीं पे देखो, सीए होना चाहिए ऑडिटर, बट कौन सा सीए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझ रहे हो, प्रैक्टिसिंग, कोई भी बंदा नहीं चलता है मेरे दोस्त। तो अगर आप कहीं पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप ऑडिट दूसरी कंपनी का कैसे करोगे, यू आर बिजी इन योर ओन वर्क मेरे दोस्त। या फिर elsewhere or a person or partner of a firm holding appointment as auditor, if such person or partner is at the date of appointment or reappointment holding appointment as auditor more than 20 company। मान लेते हैं कि आप बहुत बड़े धुरंधर हो, ऐसा बहुत बड़े धुरंधर हो कि आप एज ए इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग सीए हो एंड 20 से ज्यादा कंपनीज का ऑडिट ऑलरेडी कर रहे हो एंड आप में मस्ती चढ़ी है। अच्छी मतलब देखो, अप टू 20 कंपनीज है ना, हम मान सकते हैं कि आप 20 कंपनीज को ऑडिट हैंडल कर लोगे। वैसे इतना इजी नहीं है, नहीं कर सकते, बट मान लेते कर सकते हो। बोल रहे हो मेरे को 21st कंपनी भी चाहिए, हमने बोला है सुनो, यू माइट बी अ सुपर ह्यूमन बट हमें सुपर ह्यूमन्स की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से काम करो, कचरा ना करिए पीछे, तो ये नहीं चलेगा। अप टू 20 ठीक है, मोर देन 20 कंपनीज पे जा रहे हो तो आप नॉट क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर। इसका क्या मतलब, अगर मैं 21वीं कंपनी को ऑडिटर अगर गलती से छू लूँ गलती से, तो ये 20 कंपनीज में इनवैलिडेट नहीं, आप ये अगली कंपनी में नहीं कर सकते, समझे, सिंपल सी बात है। और ये एक पॉइंट बहुत मज़ेदार सा, अगर आप कन्विक्टेड हो बाय कोर्ट ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, आप फ्रॉड के लिए पकड़े गए और कन्विक्ट हो चुके हो, कन्विक्ट यानी आपको सजा मिल चुकी है उसके लिए, फ्रॉड, एंड कम से कम 10 साल के लिए जेल में जा चुके हो, या फिर कन्विक्शन होने के बाद में, जैसे 10 साल की जेल की बात नहीं, सुनो, आपको फ्रॉड कन्विक्ट किया था, आपके खिलाफ सजा वगैरह हो गई, और डेट ऑफ कन्विक्शन से अगर 10 ईयर्स हो चुके हैं तो यू आर एलिजिबल टू बिकम ऑडिटर, बट कन्विक्शन से 10 साल तक आप ऑडिट नहीं कर सकते। नो यानी नो, यानी नो, कर ही नहीं सकते। अगला पॉइंट, पर्सन हु डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेंडर सर्विस
referred to in section 144 to the company, holding company, subsidiary company. अगर आप 144 की कोई भी सर्विसेज देते हो कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को, तो भी आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते हो, समझे? तो इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, उसी की सब्सिडरी कंपनी, इस बेसिस पे होता है। अगर आप इसकी सिस्टर कंसर्न और एसोसिएट कंसर्न को देते हो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसी कंपनी की एसोसिएट कंपनी को देते हो ये 144 वाली सर्विस, चलता है, कोई बात नहीं। 144 क्या होता है बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। 144 का एक स्पेशल लेक्चर होगा, उसमें पूरी चीज़ें बताएंगे, जैसे एक्चुअली की सर्विस होती है, बुक कीपिंग की सर्विस होती है, वेरियस थिंग्स। ओके, नाउ explanation for the purpose of clause term directly indirectly shall have same meaning as assigned to this। तो 144 में जो ये मीनिंग होगा कौन सा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो 144 में देख लेंगे, वहाँ पे आप समझ लो। और लास्ट पॉइंट, where a person appointed as auditor of a company incurs disqualification, subsection 3 पूरा disqualification वाला था, समझे? After his appointment he shall vacate his office as such auditor and such vacation shall be deemed to be casual vacancy। बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप एज ऑडिटर काम कर रहे थे, क्या हुआ था, ऑडिटर थे आप, एलिजिबल थे, क्वालिफाइड थे, एक मोड़ आया कि आप अंडर सबसेक्शन 3 कौन सा 141 का पकड़े गए, यू बिकेम इन एलिजिबल या डिस्क्वालिफाइड। क्या हुआ, डिस्क्वालिफाइड, इन एलिजिबल हो गए। तो उसी वक्त से आगे आपने कुछ काम नहीं करना है। यहाँ पे डीम्ड क्या होगा, डीम्ड वैकेशन, मतलब आपका ऑफिस आपने निकल लेना है। शैल वैकेट सच ऑफिस, निकलो, आप नहीं कर सकते ऑडिट। एंड इसको हम क्या मानेंगे, कैजुअल वैकेंसी। क्या मानेंगे इसको, कैजुअल वैकेंसी। ये हमने 139 वाले लेक्चर में पढ़ा, क्या आता है कैजुअल वैकेंसी, आप देख लेना। ओके, अब कुछ एक्सेप्शंस वगैरह इन रूल्स वगैरह के लिए, क्लॉज जी ऑफ सबसेक्शन 3 में जो 20 कंपनीज वर्ड है, उसके आगे क्या इंसर्ट होगा, प्राइवेट कंपनीज के केस में ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम हो, उन कंपनीज में ये 20 कंपनीज की लिमिट नहीं लगती। मतलब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के केस में ही 20 कंपनी की लिमिट देखो, अरे क्या ये ओपीसी छोटी मोटी कंपनीज है, इनके ऑडिट को भी आप मतलब इतना सीरियस लेते हो यार, क्या ये 20 कंपनीज की लिमिट में वो नहीं रहेगी। मतलब जो हमने बोला ना ये वाली 20 कंपनीज, इनमें ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिसका 100 करोड़ से कम पेड अप शेयर कैपिटल है, उनको नहीं गिनेंगे। उनके अलावा अगर आपने मेरा 165 वाला वीडियो देखा, सेक्शन 165 डायरेक्टरशिप वाला, तो वहाँ पे समझ पाओगे कि सेम डायरेक्टरशिप का जैसे प्रिंसिपल है मैक्सिमम डायरेक्टरशिप, वैसा ही प्रिंसिपल यहाँ पे लगाएंगे हम ऑडिटर के लिए। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है ये हमने एक्चुअली देख ही लिया है, ऑलरेडी देखा है, आप खुद से एक बार बस पढ़ लेना। यहाँ पे एक छोटा मोटा पॉइंट नया मिलेगा, दैट इज ऑफ नो कंसर्न देखा जाए तो, बट आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे वही लिमिट्स दी गई है। एंड दिस इज द पार्ट जो कि हम देखेंगे, वो फिर से एक बार हम नोट्स में देखने वाले हैं। तो व्हाट डज इट से, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ई सबसेक्शन 3 141, ये क्या था सर, बिजनेस रिलेशनशिप, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा, शैल बी कंसिडर एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर इनटू फॉर कमर्शियल पर्पस, कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन एंटर करोगे कंपनी के साथ में, हम मान लेंगे वो आपका बिजनेस रिलेशनशिप है और आप ऑडिट नहीं कर सकते हो। बट एक्सेप्ट कौन से केसेस में, कमर्शियल ट्रांजैक्शन को बिजनेस रिलेशनशिप नहीं मानेंगे। कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो कि इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विस है, आपके साथ जो ट्रांजैक्शन किया था वो तो हमने प्रोफेशनल सर्विस दी थी आपको, अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आई होप कि प्रोफेशनल सर्विस था, परमिटेड टू बी रेंडर्ड बाय ऑडिटर ऑडिट फर्म अंडर द एक्ट। मतलब आपको लॉ में परमिशन दी गई थी कि आप ये काम कर सकते हो एज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ये वाली स्पेसिफिक प्रोफेशनल सर्विस। अगर बोला है कि एज अ सीए, कोई सीए बोल के कोई स्पेसिफिक एडवाइस होगी ऑन द लॉ,
वो अगर देना लॉ में परमिटेड है तो चलता है, बट आप सीए हो लेकिन आप ना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई तो भी एडवाइस दे रहे हो कंपनी को, प्रोफेशनल सर्विस है बट अगर लॉ में परमिटेड नहीं है तो ये एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा। ओके चलिए आगे, एक्ट या सीए एक्ट का यहाँ पे मतलब मैंने जस्ट पहले भी बताया था क्या होगा, कंपनीज एक्ट। द एक्ट लिखा है कंपनीज एक्ट या कंपनीज रूल्स में, तो मान लेना क्या वही होता है, कंपनीज एक्ट 2013। ओके ये है, एंड उनके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए वो। अब कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है कंपनी के, एट आर्म्स लेंथ प्राइस। सॉरी ये क्या है, ये एक्सेप्ट का पॉइंट है ना, तो फर्स्टली जो कि लॉ में दिया है कि आप ये प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो वो एक्सेप्शन में। और अगर कोई भी नॉर्मल चीज़ है, मैंने कंपनी से मान लो 1000 यूनिट्स परचेज किए, कोई भी प्रोडक्ट के 1000 यूनिट्स परचेज किए, जो मार्केट में प्राइस है उसी प्राइस पे किए हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसे ही खरीदा जाता है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये बिजनेस रिलेशनशिप है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो दिस इज नॉट ओके। लाइक सेल ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस टू द ऑडिटर एज कस्टमर, कंपनी के प्रोडक्ट खरीद सकता हो ना भाई साहब, मतलब अगर ऐसी दुविधा में आप डाल दो कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन, मैं यार दुकान में गया था, पार्ले जी के बिस्किट खरीदे थे, वो पार्ले जी की जो कंपनी है उसका मैं ऑडिट नहीं कर पा रहा, बस बिस्किट खरीद लिए, इसलिए क्या बात है। तो एज अ कस्टमर छोटी मोटी सर्विस चलता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब वो स्पेशली आके मुझे कोई सर्विस अलग से दे रहे जो जनरली लोगों को नहीं दी जाती, वो तो नहीं आएंगे। ये पढ़ लो क्या है, टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, हॉस्पिटल, होटल एंड सच अदर सिमिलर बिजनेस। इस रेंज में कोई एकदम स्पेशल बिजनेस आ जाएगा जो जिसका ऑर्डिनरी कोर्स एक्चुअली ऑर्डिनरी नहीं है, तो ऐसे केसेस में नहीं आएंगे। ओके अब एक प्यारा सा रिवीजन करते हैं मेरे दोस्त, आई होप यू आर रेडी फॉर इट। बहुत प्यारे से नोट्स हैं, पूरा एक पेज में सब कुछ समाया है, ध्यान से पढ़ो। ओके पहला पॉइंट, कौन कर सकता है ऑडिट, सीए या फिर सीए की फर्म। सीए की फर्म यहाँ पे मतलब क्या है, जहाँ पे मेजॉरिटी पार्टनर्स कौन है, सीए है। दूसरा, सिर्फ कोई भी सीए पार्टनर एज ऑडिटर काम कर सकता है फर्म के बिहाफ पे। थर्ड वाला पॉइंट है इन एलिजिबिलिटी टू एक्ट एज ऑडिटर, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन बोल लो, इन एलिजिबिलिटी बोल लो, बात तो एक ही है। बॉडी कॉर्पोरेट नो 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 ये नहीं चलता, बट एलएलपी चलता है। दूसरा, ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, उनके पार्टनर्स और रिलेटिव्स, और ऑफिसर एम्प्लॉय कंपनी के जो उनके रिलेटिव्स। सर ये क्या बोल रहे हो, हमने अभी पॉइंट पढ़ा था ना इसमें कि अगर आपका कोई रिलेटिव कंपनी में क्या है, डायरेक्टर या केएमपी है, वो तो ऑफिसर एम्प्लॉय के रिलेटिव। फिर अगला पॉइंट, इंडिविजुअल रिलेटिव या पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू कैश एंड सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। कैश मैंने बताया कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी। इंटरेस्ट, सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है, कर रहा है तो नॉट परमिटेड, बट अगर रिलेटिव है, फेस वैल्यू 1 लाख तक होल्ड करता है तो चलता है, बट 1 लाख से ज्यादा है तो हमें प्रॉब्लम है, यू आर इनएलिजिबल। इनडेटेड है आप 5 लाख से ज्यादा, नॉट एलिजिबल। गारंटी या सिक्योरिटी 1 लाख से ज्यादा, नॉट एलिजिबल। एंड विथ रिस्पेक्ट टू कैश, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी, एक पॉइंट ऐड था ना बिजनेस रिलेशनशिप केस में, तो अगर इस केस में हो तो नहीं। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब है एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट दोज परमिटेड अंडर कंपनीज एक्ट, सीए एक्ट, रूल्स रेगुलेशन, मेरे से एक पॉइंट छूटा है, और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी सीओबी, सीओबी का मतलब है कोर्स ऑफ बिजनेस। आई होप समझ जाओगे आप। इसको अपन फ्लैट आउट कर लेते हैं ताकि आपको बाद में वो मिल जाए वहाँ पे पॉइंट। ओके एंड अगले कुछ पॉइंट्स छोटे मोटे जल्दी से कर लेते हैं, वी आर डन विद इट। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आप कहीं पे भी नहीं कर सकते ऑडिट, या फिर ऑडिट है 20 से ज्यादा कंपनी का पकड़ के बैठे हो तो नहीं कर सकते, लेकिन ये 20 से ज्यादा कंपनी की लिमिट नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनीज का पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। दिस इज नॉट अप टू 100 करोड़, दिस इज लेस देन 100 करोड़। और कोई भी स्मॉल कंपनी, अगर आप कन्विक्टेड बाय कोर्ट हो फॉर
fraud and 10 years have not been elapsed from the date of conviction, तो भी आप क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते. और रेंडरिंग सर्विसेज अंडर सेक्शन 144(2) कंपनी, होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी. ई ना चॉल्बे. इन दीज केसेस यू आर डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर. आई होप आप समझ चुके हो. और अगर 141(3) में पकड़े गए तो इसका मतलब है दिस इज अ कैजुअल वैकेंसी. दिस इज कैजुअल, समझे. कैजुअल वैकेंसी है, निकल लो यहाँ से. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा. ये आपकी एज रिविजन में भी बहुत अच्छा है. अगर आप लास्ट का सिर्फ ये नोट्स वाला पार्ट निकालोगे, क्विक रिविजन हो सकता है. तो आई होप दिस लेक्चर पसंद आएगा. 144 के लिए तैयार हो, वो भी जल्द से जल्द आएगा. थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर. मिलते हैं अगले लेक्चर में. बाय बाय.